हेलो ऑल, वेलकम टू एसएससी मसाला। इस वीडियो में हम सीजीएल 2025 में पूछे गए इंग्लिश के क्वेश्चन करेंगे, जो कि 12 सितंबर 2025 के शिफ्ट वन में पूछे गए थे। तो इसमें सिनोनिम बताना है परफिडियस का। परफिडियस का मतलब होता है बेईमान, धोखेबाज, या फिर जो डिसलॉयल हो। ठीक है, तो ऑनेस्ट तो नहीं होगा, फेथफुल भी नहीं होगा, लॉयल भी नहीं होगा। ट्रेकरस मतलब भी वही होता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो, परफिडियस के जो सिनोनिम होते हैं डिसलॉयल, फेथलेस, फॉल्स, ट्रेटरस। ट्रेटर मतलब धोखेबाज वही, ठीक है। ट्रेटरस मतलब वही जो धोखा दे सकता है, जिसका कैरेक्टर वैसा हो। और ट्रेकरस मतलब भी वही, सिमिलर है। अच्छा, अगर आपको इसका मतलब ना भी पता हो तब भी आप ये क्वेश्चन कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑनेस्ट, फेथफुल और लॉयल, ये तीनों ऑप्शन आपस में सिनोनिम है और इसका मतलब भी सबको पता होता है। तो एक ही ऑप्शन तो बचा, ट्रेकरस। ईडीएम का मीनिंग बताना है, हॉब्सन्स चॉइस। तो देखो, हॉब्सन्स चॉइस का मतलब होता है कि आपके पास रियलिटी में कोई चॉइस ना हो। मतलब कि मान लो आपको कोई एक ऑप्शन दे दिया जाए और फिर बोला जाए कि चुन लो। ठीक है, तो अगर आपके पास एक ही ऑप्शन दिया है और उसमें से बोल रहा है चुन लो, तो क्या आपके पास कोई ऑप्शन है? तो हॉब्सन्स चॉइस का मतलब होता है नो रियल चॉइस एट ऑल। एंटोनिम बताना है परफिडियस का। अब देखो, एक ही शिफ्ट में सेम वर्ड का एंटोनिम भी पूछ लिया, सिनोनिम भी पूछ लिया। तो देखो, परफिडियस का मतलब क्या होता है? बेईमान होता है, तो इसका जो सिनोनिम होगा ईमानदार होगा ना, यानी कि लॉयल इसका आंसर हो जाएगा। बाकी देखो, बिट्रेइंग, फेथलेस और ट्रेकरस, ये तो इसके सिनोनिम हो गए। मिस स्पेल्ट वर्ड। देखो, स्पेलिंग के बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब खतरनाक स्पेलिंग पूछी गई सीजीएल में, सीजीएल 2025 में। पहले इतना खतरनाक नहीं पूछा जाता था। तो देखो, इसका जो अब ये स्पेलिंग सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये वर्ड्स मैंने कभी देखे नहीं है। ठीक है, या देखे भी होंगे तो मुझे तो ध्यान नहीं है। तो ये जो वर्ड है क्विंटेसेंस, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मतलब ये स्पेलिंग सही है। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होंगे, ये मिसस्पेल्ट है। यहाँ पर ये जो ए है, डबल एस के बाद जो ए लिखा हुआ है, यहाँ पे ई होगा। ठीक है, तो क्विंटेसेंस का मतलब होता है द मोस्ट टिपिकल एग्जाम्पल या द परफेक्ट एग्जाम्पल। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग ऑफ सीएसएफ शंट प्रोसीजर। ये मतलब एक तरीके का ऑपरेशन सर्जरी होता है, तो हमें स्पेलिंग बतानी है करेक्ट। तो देखो, वेंट्रिक्यूलो पेरिटोनियल। अब इसमें नियल है, इसमें नल है, नियल है, नियल है। तो नल देखो, आपको पीनियल ग्लैंड भी पता होगा, तो बेसिकली ये गलत होना चाहिए। उसके बाद और क्या डिफरेंस है? वेंट्रिक्यूला है इस, और बाकियों में वेंट्रिक्यूलो है। तो क्यूलो ही ज्यादातर होता है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। फिर और क्या डिफरेंस है? वेंट्री पेरे है, इसमें पेरी है, तो पेरी ही सही होना चाहिए वैसे, और यही ऑप्शन सही भी है। सीएसएफ का फुल फॉर्म है सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड। आपके दिमाग में, ब्रेन में होता है ना सेरेब्रम, वहां पे सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड अगर ज्यादा हो जाता है तो उसको ये वेंट्रिक्यूलो पेरिटोनियल शंट से सर्जरी करके जो एक्सेस फ्लूइड होता है उसको निकाला जाता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, एन ऑफिशियल रेप्रीमेंड और स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म। तो एक्विजेशन तो सिंपल होता है कि मतलब सिंपली आपने किसी पे इल्जाम लगा दिया है ना। इसका आंसर हो जाएगा सेंश्योर। ठीक है, सेंश्योर होता है कि ऑफिशियल आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो ऑफिशियली। और रेप्रीमेंड मतलब भी वही होता है कि ऑफिशियली क्रिटिसाइज कर रहे हो।
तो एक्यूजेशन है कि अ क्लेम दैट समवन हैज़ डन समथिंग रॉन्ग और इल्लीगल, मतलब हम किसी पे क्लेम करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, वही होता है कि अक्यूज़ करना, एक्यूजेशन लगाना। डिनंसिएशन होता है पब्लिक क्रिटिसिज्म ऑफ समथिंग और समवन, ठीक है, मतलब पब्लिकली अगर हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो वो डिनंसिएशन हो गया। फिर है इंडिक्टमेंट। इंडिक्टमेंट मतलब एक तरीके से ऑफिशियली जो कोई क्राइम करता है, तो और जो ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है, ऑफिशियली किसी को अक्यूज किया जाता है, तो वो होता है इंडिक्टमेंट, ठीक है। द स्टार्टअप स्केल्ड सो रैपिडली दैट इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कुड डैश की पेस। तो स्टार्टअप इतना अच्छे से, मतलब इतना तेजी से ग्रो हुआ, स्केल हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर कीप अप नहीं कर पाया, उसकी स्पीड को, उसके पेस को कीप अप नहीं कर पाया। तो बेयरली होगा ना, मतलब बेयरली, इंफ्रास्ट्रक्चर कुड बेयरली कीप पेस, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब मुश्किल से कीप अप कर पा रहा था, ठीक है। बेयरली का मतलब होता है मुश्किल से कीप अप कर पा रहे हैं, या फिर ना के बराबर कीप अप कर पा रहे हैं। मेरली का मतलब होता है ओनली या जस्ट, ओनली या फिर जस्ट। स्कैर्सली का मतलब होता है कि कम मात्रा में। रेयर दो द फिनोमिना इज, इट कैन अकर डैश प्रोलॉन्ग्ड ड्राउट कंडीशंस। तो क्या होगा यहाँ पे, कंडीशंस के साथ, देखो कंडीशंस के साथ क्या आता है, कंडीशंस के साथ अंडर यूज होता है ना, आपने सुना होगा अंडर दीज कंडीशंस या ऐसे करके, तो अंडर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। While the proposal appeared pragmatic on paper, its implementation proved dash complicated than expected। अब pragmatic का मतलब होता है प्रैक्टिकल, मतलब जो प्रैक्टिकल पे बेस्ड हो, ना कि किसी थ्योरी पे बेस्ड हो, मतलब प्रैक्टिकल। तो while the proposal appeared practical on paper, its implementation proved डैश कॉम्प्लिकेटेड देन एक्सपेक्टेड, मतलब जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा हम बोलते हैं ना, तो मोर यहाँ पे यूज होगा, तो मोर आंसर हो जाएगा। हाँ, तो ये प्रैग्मेटिक का मतलब है बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल जजमेंट्स रेदर देन प्रिंसिपल्स। यहाँ ऑब्लिक थ्योरी भी लगा सकते हैं, प्रिंसिपल्स रेदर देन प्रिंसिपल्स ऑब्लिक थ्योरी। That the report failed to address the root causes of the community unrest were surprising given the exhaustive data compiled over several months। तो देखो यहाँ पे वर की जगह was आएगा, क्योंकि द रिपोर्ट फेल्ड टू एड्रेस, ये इसके साथ सिंगुलर आएगा ना, तो was आएगा यहाँ पे। और कुछ लोगों को ये जो सेंटेंस है ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा, ये गिवन द एग्जॉस्टिव डेटा, ये तो एडिशनल डेटा यहाँ पे दे दिया, ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई। लेकिन अगर ये सेंटेंस यहाँ तक होता मान लो, तो इसको जो रियल सेंटेंस होता, सिंपल सेंटेंस जैसा हम यूज करते हैं नॉर्मली, वो सेंटेंस होता, इट वॉज सरप्राइजिंग दैट द रिपोर्ट फेल टू एड्रेस द रूट कॉजेज ऑफ द कम्युनिटी अनरेस्ट। लेकिन इन्होंने क्या किया, सेंटेंस को दैट से स्टार्ट किया, दैट द रिपोर्ट फेल टू एड्रेस द रूट कॉजेज ऑफ द कम्युनिटी अनरेस्ट, और इट को गैप कर दिया, वॉज सरप्राइजिंग। समझ रहे हो। तो अभी तक क्वेश्चन जो आते थे पहले टीसीएस में या उसके पहले, वो सिंपल सेंटेंसेस होते थे। इस बार जो सीजीएल में क्वेश्चंस आए हैं, वो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है ना, या तो एरर के जो भी क्वेश्चन है जो भी है, या तो हार्ड दे दिया है, मतलब पता नहीं कहाँ से उठा के दे दिया कि आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, और या तो सिंपल अगर सेंटेंस दिया है, तो उसका जो स्ट्रक्चर है, नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है जैसा हम यूज करते हैं, वैसा नहीं दिया है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज करके दिया है। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी वरना दिक्कत होगी। अब जैसे ये देख लो, what renders the draft legislation particularly contentious is not its proposed realignment of fiscal powers per se। अब यहाँ पे पर से लोगों को पता ही नहीं है क्या है, पर से का मतलब होता है
itself, in itself, ठीक है, in itself, या फिर by itself भी कह सकते हैं, by या फिर in itself, but that it presumes without empirical substantiation a physical equivalence among states whose developmental baselines are incommensurable by any normative metric। तो देखो यहां से यहां तक तो पूरा सही है, यानी तीसरा और चौथा ऑप्शन तो नहीं होगा। और एक्चुअली ये जो सेंटेंस है ना, ये ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है, मतलब इसमें ग्रामर का मिस्टेक नहीं है, इसमें स्ट्रक्चर का मिस्टेक है, यानी ग्रामर के हिसाब से सही है लेकिन स्ट्रक्चर जो इसका है, मतलब स्ट्रक्चरल मिस्टेक है, इसमें स्ट्रक्चरल एरर है। देखो यहाँ पे what renders the draft legislation particularly contentious is not its proposed realignment। तो यहाँ पे नाउन फ्रेज यूज हो रहा है ना, not its proposed realignment of fiscal powers but that it presumes, यहाँ पे वर्ब कर दिया ना, तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर पैरेलल होना चाहिए। यहाँ पे अगर नाउन यूज हो रहा है तो यहाँ पे भी नाउन का ही फ्रेज यूज होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे आना चाहिए बट दैट इट्स प्रिजम्पशन, यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे प्रिज्यूम्स की जगह, और इट प्रिज्यूम्स की जगह आना चाहिए प्रिजम्पशन। ठीक है, ये यूज होना चाहिए। तो क्या होगा, ये सेंटेंस मतलब स्ट्रक्चर इसका सही हो जाएगा। तो सेकंड में एरर है, तो सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चेंज द फॉलोइंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। अच्छा हाँ, कुछ लोग के माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ पे अगर वर्ब दिया हुआ है तो इसको भी वर्ब बना सकते हैं, यहाँ पे भी वर्ब कर लें तब भी स्ट्रक्चर सही हो जाएगा। लेकिन देखो एरर का एक नियम होता है कि जहां तक सेंटेंस सही है, ठीक है, वहां तक सही मानते हैं, आगे सही करते हैं। तो यहाँ पे वर्ब कर दोगे तब भी सही हो जाएगा सेंटेंस, लेकिन बेटर क्या है, पहले नाउन दिया तो यहाँ तक तो सेंटेंस सही है ना, जहां पे मिस्टेक स्टार्ट हुई है वहां पे सही करो। समझ गए, एक्टिव टू पैसिव करना है। दे हैव बीन नेग्लेक्टिंग मेंटेनेंस ऑफ द आर्चीव्स फॉर ईयर्स। तो मेंटेनेंस ऑफ द आर्चीव्स और हैड बीन नहीं होगा। देखो एक्टिव से एक्टिव पैसिव में क्या होता है, टेंस चेंज नहीं होता है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज होता है। तो हैव बीन का हैड बीन तो नहीं होगा, इज बीइंग भी नहीं होगा, वाज बीइंग भी नहीं होगा, तीन ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, तो चौथा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। मेंटेनेंस ऑफ द आर्चीव्स, अब क्योंकि ये सिंगुलर है तो हैज बीन हो जाएगा, बीइंग नेग्लेक्टेड बाय देम फॉर ईयर्स। होमोनिम बताना है हाइलाइटेड वर्ड का। The choir began the introit at the priest's signal। अब देखो एक्चुअल में ना, मतलब क्या बकवास क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ से उठा के लाए हैं ये। इंट्रॉइट का कोई इंग्लिश में कोई होमोनिम होता ही नहीं है, इसका होमोनिम होता ही नहीं है। तो हम क्या कर सकते कि मतलब इंट्रॉइट मतलब क्या होता है, इंट्रॉइट एक तरीके का चर्च में जैसे कोई एंट्री करता है, कोई प्रीस्ट एंट्री करता है या कोई मतलब बड़ा पादरी वगैरह एंट्री करता है, तो एक प्रेयर गाया जाता है, उसी को इंट्रोइट बोलते हैं, यानी कि एंट्रेंस प्रेयर। ठीक है, इंट्रोइट है एक एंट्रेंस प्रेयर संग इन चर्चेस। तो अब इसका होमनिंग वैसे तो नहीं होता है, लेकिन अभी हमें सेंस देखना होगा। इन चारों ऑप्शन में हम देखेंगे किसमें ये जो मतलब हमें पता है, इससे अगर कहीं पे अलग सेंस आ रहा है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब रिलीजियस रिलीजियस के उससे मतलब अलग जहाँ पे सेंस आ रहा हो, वहीं पे मतलब इंट्रोइट अलग सेंस में यूज हुआ है, वही आंसर हो जाएगा। तो देखो द चाइल्ड सैंग द इंट्रोइट ड्यूरिंग द इंटरमिशन। अब कोई बच्चा गा रहा है इंटरमिशन में, है ना, इंट्रोइट को भी इंटरमिशन के टाइम पे, यानी कि ये इंट्रोइट का ये मतलब तो नहीं है रिलीजियस वाला, उसने किसी प्ले के दौरान या किसी टाइम पे गाया होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी में देखो क्या है, द इंट्रोइट वर्ड रिप्लेस्ड बाय एन ऑर्गन इम्प्रोवाइजेशन।
तो इंट्रॉइट तो यही है जो एंट्रेंस प्रेयर होता है। तो क्या होता है, ऑर्गन मतलब बॉडी का पार्ट नहीं है। ऑर्गन चर्च में एक टाइप का जैसे कीबोर्ड टाइप का वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है? ऑर्गन वो होता है। इम्प्रोवाइजेशन मतलब जैसे नॉर्मली जो इंट्रॉइट का म्यूजिक होता है, तो कभी-कभार क्या होता है जैसे कम लोग आए हुए हैं तो कभी-कभार क्या करते हैं इंट्रॉइट को रिप्लेस कर देते हैं, मतलब कोई दूसरा म्यूजिक बजा लेते हैं, ठीक है? तो ऑर्गन इम्प्रोवाइजेशन, ऑर्गन क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो चर्चेस में यूज होता है। तो देख रहे हो, अब लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा, मुझे खुद नहीं पता था, इवन बहुत से टीचर्स को नहीं पता होगा, कहाँ-कहाँ से उठा रहे हैं। द मिसल इंक्लूडेड लैटिन टेक्स्ट फॉर द इंट्रॉइट। अब मिसल क्या है, ये भी चर्च से ही मतलब क्रिश्चियन का ही कुछ है, चर्च से रिलेटेड है, रिलीजियस ही है कुछ इनका। तो इसका मतलब भी पता नहीं भाई, मतलब क्या ही बताऊँ। तो ये भी मतलब इसी सेंस में यूज़ हुआ है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। द कैंटर रिहर्स द संडे इंट्रोइट। संडे को इन लोग का होता है ना, क्रिश्चियंस का, चर्च का। तो कैंटर भी रिलीजियस उसका ही है इनके, क्रिश्चियंस का। तो यहाँ भी उसी सेंस में यूज़ हुआ है, केवल पहला ऑप्शन उस सेंस में नहीं यूज़ हुआ है, तो यही आंसर हो जाएगा। लेकिन ये मतलब क्वेश्चन क्या ही बोलूँ, छोड़ो। हाँ, तो एक्टिव पैसिव में करना है। इट वाज़ बीइंग सजेस्टेड बाय मल्टीपल सोर्सेज दैट द ऑपरेशन हैड बीन कॉम्प्रोमाइज्ड इंटरनली। तो मल्टीपल सोर्सेज सजेस्टेड द ऑपरेशन वाज़ कॉम्प्रोमाइज्ड इंटरनली। हाँ, तो सही है, यही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन वाज़ ये सब तो होगा नहीं। रिप्लेस करना हाइलाइटेड पार्ट को। शी हैज़ द रेपुटेशन टू बी अ काइंड वुमन। देखो रेपुटेशन के साथ फॉर या ऑफ आता है, ठीक है? तो शी हैज़ द रेपुटेशन ऑफ बीइंग अ काइंड वुमन, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है? द नहीं यूज़ करेंगे। रेपुटेशन के साथ ऑफ आता है या फिर फॉर आता है। यहाँ भी रिप्लेस करना है। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू अवॉइड ईटिंग स्वीट्स एंड डूइंग एक्सरसाइज रेगुलरली। तो यहाँ पे टू डू आना चाहिए, टू डू एक्सरसाइज रेगुलरली। कुछ लोग कह रहे होंगे डू एक्सरसाइज रेगुलरली कर सकते हैं। अगर केवल डू करोगे तो टू के बाद ये पूरा यहाँ पे कॉमन आ जाएगा ना, तो इसका मतलब ये होगा अवॉइड के साथ, मतलब डॉक्टर क्या अवॉइड करने को बोल रहा है, टू अवॉइड ईटिंग स्वीट्स एंड डू एक्सरसाइज रेगुलरली, मतलब मिठाई खाने को भी मना कर रहा है और एक्सरसाइज करने को भी मना कर रहा है, ऐसा नहीं है ना। तो टू यहाँ पर आएगा, ठीक है? टू डू आएगा यहाँ पे। तो कहाँ है टू? हाँ, ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा, टू अवॉइड ईटिंग स्वीट्स एंड टू एक्सरसाइज। वैसे टू अगर एलिमिनेट भी कर दें तो भी चलेगा, ठीक है? तो टू एक्सरसाइज रेगुलरली इसका मतलब भी वही होता है, तो टू एक्सरसाइज रेगुलरली, ठीक है? बाकी ऑप्शन देख लो। अवॉइडिंग स्वीट्स एंड, अब देखो, अवॉइडिंग, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम अवॉइडिंग स्वीट्स, तो अवॉइडिंग यहाँ पर नहीं होगा ना, टू अवॉइड होगा। टू अवॉइड सही है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। टू अवॉइड स्वीट्स एंड टू एक्सरसाइजेज रेगुलरली नहीं, यहाँ पे एक्सरसाइज होगा, तो इसलिए ये गलत हो गया। टू नॉट ईट स्वीट्स एंड डू एक्सरसाइजेज, तो डू एक्सरसाइजेज तो सही है। यहाँ पे ये गलत है, टू नॉट नहीं होता है, नॉट टू होता है, ठीक है? द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम नॉट टू ईट स्वीट्स एंड डू एक्सरसाइजेज, ठीक? इसका एरर भी देखो पूछा जाता है। अभी जो जेएसए का एग्जाम हुआ था, डिपार्टमेंटल एग्जाम जो मैंने करवाया था, एजुकेटी का पहला एग्जाम था एसएससी का, तो वहां पे देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करना है। ही आस्क्ड मी हैव यू डन योर होमवर्क, तो ही आस्क्ड मी इफ आई हैड डन माय होमवर्क। हाँ, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है? और इसमें क्या है बाकी ऑप्शंस में? हैव आई तो क्वेश्चन फॉर्म में तो नहीं रहता है, वेदर आई हैव डन माय होमवर्क।
तो हैव का हैड में कन्वर्ट होगा ना, तो इसलिए ये भी गलत है। ही आस्क्ड मी वेदर हैड आई डन माय, ये भी क्वेश्चन फॉर्मेट में नहीं रहता है। आई किस जगह, इफ की जगह आप वेदर भी यूज कर सकते हो, अगर वेदर भी दिया हुआ है तो सही रहेगा, बट जनरली मतलब हम इफ यूज कर लेते हैं। ही सेड दैट ही वुड जॉइन द मीटिंग आफ्टर लंच। क्या करना है, अच्छा डायरेक्ट में करना है, तो ही वुड जॉइन द मीटिंग आफ्टर लंच, तो आई विल जॉइन द मीटिंग आफ्टर लंच, ही सेड, तो यही सही है। आई वुड नहीं होगा क्योंकि विल ही बोलेगा ना, क्योंकि पहले बोला बाद के बारे में, तो विल ही यूज होगा, और शेल भी नहीं, कैन भी नहीं। अ मीडिया स्ट्रेटजी है क्या, अच्छा करेक्ट ऑर्डर में करना है। PQRS, a media strategy was framed based on outreach results। तो स्ट्रेटजी फ्रेम किया है किसी रिजल्ट के बेस पे, कौन सा रिजल्ट है देखते हैं। डेमोग्राफिक मैट्रिक्स वर ट्रैक्ड फ्रॉम कैंपेन डैशबोर्ड्स, तो कुछ कैंपेन किया गया उसके बेस पे डेमोग्राफिक मैट्रिक्स ट्रैक किए गए। डेमोग्राफिक्स डेटा होता है ना, मतलब अलग अलग तरीके के कितने लोग क्या। यूजर इंटरेक्शंस वर कलेक्टेड अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, तो यही कैंपेन था, ठीक है। यानी कि 3 पहले आएगा उसके बाद 2 आएगा। एनालिस्ट एनालिस्ट सेगमेंटेड यूजर्स बाय एज एंड बिहेवियर। अच्छा, तो एनालिस्ट ने क्या किया, यूजर्स को एज और बिहेवियर के बेस पे सेगमेंट किया। तो ये जो है पहले डेटा कलेक्ट किया, फिर पहले डेटा कलेक्ट किया गया, फिर डेमोग्राफिक मैट्रिक्स को ट्रैक किया गया, उसके बाद फिर एनालिस्ट ने क्या किया, एज और बिहेवियर के बेस पे यूजर्स को अलग किया। तो 3 टू 4 आएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा पहला। और लास्ट में क्या किया, अ मीडिया स्ट्रेटजी वाज फ्रेम्ड बेस्ड ऑन आउटरीच रिजल्ट्स, तो जो भी रिजल्ट बनाया, मतलब जो भी रिजल्ट आया उसके बेस पे फिर उन्होंने मीडिया स्ट्रेटजी बनाई। इसमें भी वही पीक्यूआरएस का ही क्वेश्चन है, रीअरेंज करना है। इट इज अ प्रोसेस, तो ये तो नहीं होगा। रिसर्च हाँ पहला हो सकता है। दिस कैन बी आइदर, तो ये भी नहीं होगा। द फाइंडिंग्स ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन, तो कैसा इन्वेस्टिगेशन, तो ये भी पहला नहीं होगा, पहला यही होगा, तो पहले 2 आएगा। पहले 2 केवल एक ही ऑप्शन में है, ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा पढ़ के भी देख सकते हैं। रिसर्च इज अ फाउंडेशनल पिलर ऑफ एकेडमिक एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस। उसके बाद 1 है, इट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ सब्जेक्ट टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स और टू कंफर्म एग्जिस्टिंग वंस, तो यहाँ तक ठीक ही है। फिर 3 है इसके बाद, this can be either theoretical, aiming to expand knowledge, or applied, seeking to solve a practical problem। ठीक है। The findings of this investigation are then documented and peer reviewed to ensure validity and credibility। तो ठीक है, पहला ऑप्शन ही होगा। अब देखो आ गया, 5 क्वेश्चन है इसके पैसेज के। पैसेज मैंने लास्ट में डाला था, पैसेज थोड़ा बीच में था लेकिन मैंने लास्ट में डाल दिया। तो पैसेज के सबसे पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, हाउ इज विजडम प्राइमरीली एक्वायर्ड। What does the author mean by wisdom enriches the soul? Who, according to the author, can be wise despite lacking formal education? अच्छा, बिना फॉर्मल एजुकेशन के तो साइंटिस्ट तो नहीं होगा, क्योंकि इनको एजुकेशन चाहिए, स्कूल चिल्ड्रन को तो एजुकेशन मिलता ही है। टेक्नोक्रेट्स, ये भी टेक्नोलॉजी वाले, तो एजुकेशन तो इनको भी चाहिए फॉर्मल वाली, तो यही यहाँ आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बिना पैसेज पढ़े भी हम ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल कॉन्ट्रास्ट ड्रॉन इन द पैसेज। According to the author, why has the gap between education and wisdom widened in recent times? चलो पैसेज पढ़ लेते हैं अभी। While education and wisdom are often conflated in colloquial discourse, a discerning mind perceives a fundamental divergence between the two. Education is the formal acquisition of knowledge, often measured through degrees, academic accolades, and proficiency in structured disciplines. It is delivered through systematic
curricula, institutionalized assessment, and theoretical frameworks. However, wisdom transcends this rigidity. It is the judicious application of knowledge to real life contexts enriched by experience, introspection, and emotional intelligence. An individual may be extensively educated yet remain bereft of wisdom if they lack the discernment to apply their learning ethically and effectively. Conversely, many wise individuals, farmers, artisans, elders, may not possess formal education, but their decisions exhibit prudence and sagacity cultivated through lived realities. तो यही हमने आंसर मार्क किया था ना, यानी हमने सही मार्क किया था बिना पढ़े. Thus, education equips the mind, but wisdom enriches the soul. In an era, ये wisdom enriches the soul, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, तो इसको हम देख लेते हैं. कहाँ है क्वेश्चन, कहाँ, ये रहा. Author mean by wisdom enriches the soul, it enhances academic success, fosters deeper moral insight. हाँ, तो यही सही हो जाएगा. It improves verbal expression, नहीं, मैथमेटिकल स्किल्स भी नहीं करता है. ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा. In an era dominated by information overload and algorithmic thinking, the schism between the two has widened. अच्छा, वाइडेन का भी एक क्वेश्चन था ना, कहाँ पे है? Why has the gap between education and wisdom widened in recent times? तो सोशल मीडिया नहीं है, ये भी नहीं है. अभी जो हमने पढ़ा एल्गोरिथमिक मेथड्स, ये जो रोल लर्निंग यूज हो रही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना. ये भी नहीं है. ये ना, टू हैज वाइडेंड, ये एल्गोरिथमिक थिंकिंग वहां पे था ना, एल्गोरिथमिक वो. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफन प्रायोरिटाइज रोड मेमोराइजेशन एंड standardized testing over critical thinking and moral reasoning. Consequently, society produces individuals proficient in problem solving but deficient in decision making. That requires empathy, patience, or foresight. Wisdom, being innately human, cannot be downloaded or fast tracked. It is earned through trial, failure, reflection, and a nuanced understanding of human nature. Furthermore, while education is temporarily bounded, ending with formal schooling or academic milestones, wisdom is a lifelong pursuit. It does not boast certificates but manifests in humility, ethical consistency, and the ability to navigate ambiguity with grace. Ultimately, the highest form of intelligence lies not merely in knowing what is right, but in consistently choosing to do it, especially when it is inconvenient. तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज, हाउ इज विजडम प्राइमरली एक्वायर्ड? टेक्स्ट बुक से नहीं मिलता है, इमोशनल डिटैचमेंट से नहीं मिलता है, एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन से मिलता है. यही आंसर हो जाएगा. अल्गोरिथमिक थिंकिंग से नहीं मिलता है. ये भी हम कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं. ये क्वेश्चन बचा है. व्हाट इज द सेंट्रल कॉन्ट्रास्ट ड्रॉन इन द पैसेज? एजुकेशन वगैरह वर्सेस कैरियर नहीं है, इंटेलिजेंस वर्सेस मेमोरी नहीं है, रीडिंग वर्सेस राइटेड नहीं है, फॉर्मल लर्निंग वर्सेस अप्लाइड विजडम. यही आंसर हो जाएगा. बाकी लास्ट वाला भी हम कर चुके हैं. तो सारे क्वेश्चंस हो गए. पीडीएफ और बाकी अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. अगर लिंक काम नहीं करता है तो आप सिंपली टेलीग्राम पे सर्च करिए एसएससी मसाला, आपको चैनल मिल जाएगा. वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना. थैंक यू.